इस लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो एरोमेटिक करेक्टर होते हैं, जिनको एरोमेटिसिटी भी कहते हैं, उस पे चर्चा करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड शब्द का सर्वप्रथम उपयोग केकुले के द्वारा किया गया। केकुले was फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज दिस वर्ड। एरोमेटिक कंपाउंड्स वर्ड का यूज केकुले ने किया। उन कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले एरोमेटिक वर्ड का यूज केकुले ने किया और उसको उन्होंने गंध के आधार पर एलिफेटिक कंपाउंड से अलग करने के लिए किया और इस प्रकार की गंध को एरोमा ऑर्डर कहा गया, ग्रीक वर्ड है। जैसे आगे डेवलपमेंट होता है तो ये जो एरोमा शब्द है ये केमिकल स्टेबिलिटी से जुड़ गया कि इस प्रकार के जो गंध वाले यौगिक होते हैं उनमें विशेष प्रकार का रासायनिक स्थायित्व पाया जाता है। तो विद द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री एरोमेटिक कंपाउंड्स रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी, केमिस्ट्री के विकास के साथ साथ जो एरोमेटिक वर्ड है वो स्थायित्व भी उसके साथ जुड़ गया कि इस प्रकार के जो विशिष्ट यौगिक होते हैं वो रासायनिक रूप से स्थायी होते हैं। जब स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, स्ट्रक्चरल थ्योरी आई, तो स्ट्रक्चरल थ्योरी के आने से ये देखा गया कि ये एक जो कंपाउंड्स होते हैं ये रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स होते हैं, चक्रीय यौगिक होते हैं। With emergence of structural theory, it is noticed these compounds are ring compounds. स्ट्रक्चरल थ्योरी जब आई तो उससे पता चला कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो साथ ही साथ क्या होते हैं, एक चक्रीय यौगिक हैं और इसका जो सबसे मुख्य मेंबर है वो बेंजीन है। तो बेंजीन या उसके जैसे जो यौगिक हैं उनको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीन और उसके जैसे यौगिकों को क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स बोलेंगे। तो बेंजीन और जो उसके व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव्स है, उन्हीं को कहा गया एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की तरह है, ये भी क्या हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, फिनोलिक भी हो सकते हैं, लिहाइडिक हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं, एस्टर्स हो सकते हैं, एमीन्स हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा ग्रुप है। ये एक एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं वो एक बड़े ग्रुप का नाम है। इसमें हाइड्रोकार्बन्स भी आएंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एस्टर्स, एमीन सभी तरीके के यौगिक होंगे। जो हाइड्रोकार्बन्स है इनको एरीन्स भी कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एरीन भी कहा जाते हैं। एरोमा ऑर्डर और डबल बॉन्ड इनके स्ट्रक्चर में है, इसलिए इनको एरीन्स। तो बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब जाइलिन, टॉलुइन, ये सब क्या कहलाएंगे, एरीन्स भी कहलाते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन्स भी कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एरीन्स भी कहते हैं। जब और ज्यादा स्टडी की गई तो ये जरूरी नहीं है कि इनमें विशेष प्रकार के गंध पाई जाए, ऐसे यौगिक भी पाई गए। वो केमिकल स्टेबिलिटी शो करते हैं बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों की तरह, लेकिन उनमें गंध नहीं है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक विशेष प्रकार का ऑर्डर हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो इस बात की जरूरत होती है कि किन यौगिकों को हम लोग एरोमेटिक यौगिक कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। क्योंकि एरोमा वर्ड्स अब वो सूट नहीं कर रहा, करेक्टर के बेस पे हम लोग उसको एरोमेटिक कहेंगे, क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें स्वीट ऑर्डर या एरोमा ऑर्डर नहीं पाई जाती। तो इसलिए बात की जाने लगी एरोमेटिक लक्षणों को। तो बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों में जो विशेष लक्षण पाए जाते हैं उसको बोलते हैं एरोमेटिक लक्षण या एरोमेटिसिटी। तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में जो लक्षण पाए जाते हैं उस लक्षण को बोलते हैं एरोमेटिसिटी। या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
या बेंजीन और उसके व्युत्पन्न जिनमें कुछ विशेष गुण होते हैं, उन गुणों को बोलते हैं एरोमेटिक गुण या एरोमेटिक लक्षण। तो हम बात करते हैं कि वो एरोमेटिक लक्षण हैं क्या, एरोमेटिसिटी होती क्या है, किन लक्षणों की बात कर रहे हैं। तो एरोमेटिक लक्षण जो है, सबसे पहली चीज जो है कि ये 5, 6, 7 या समटाइम्स 8 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। 5, 6, 7 और कभी कभी 8 सदस्यीय यौगिक होते हैं। दूसरा चीज जो स्ट्रक्चर है कि ये साइक्लिक और प्लेनर होंगे, साइक्लिक और प्लेनर। 5 भी होना चाहिए, समतली होना चाहिए, सभी कार्बन एटम्स जो है या सभी जो एटम्स है वो एक ही प्लेन पर होना चाहिए। इनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, इनके स्ट्रक्चर में क्या होगा, अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, इनके स्ट्रक्चर में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, स्ट्रक्चर में अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ऑल हैव पी ऑर्बिटल, सभी क्या होंगे, सभी के पास क्या होंगे, जितने भी रिंग में एटम्स होंगे उनके पास क्या होना चाहिए, पी ऑर्बिटल्स होना चाहिए। साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड्स हैं, वो 5, 6, 6, 7 या कभी कभी 8 मेंबर्स रिंग्स भी हो सकती है, लेकिन सभी एटम्स, रिंग के जितने भी एटम्स हैं उनके पास पी ऑर्बिटल्स होना चाहिए या अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स होना चाहिए, असंकरित पी कक्षक होना चाहिए। ये देखने में कैसे हैं, सीम्स देखने में कैसे हैं, अनसैचुरेटेड हैं, देखने में ये अनसैचुरेटेड हैं, सीम्स टू बी अनसैचुरेटेड बट बिहेव्स लाइक ए सैचुरेटेड कंपाउंड्स। देखने में ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, असंतृप्त दिखाई देते हैं। जैसे आप बात करते हैं बेंजीन की बात करते हैं, सबसे मुख्य जो मेंबर है वो बेंजीन है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसका जो होमोलोगस है, इसका जो सजात है, इसकी जैसे संरचना वाला, चक्री संरचना वाला जो एलिफैटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन में कितने होते हैं, C6H12 हैं, और ये कितना है, C6H6 है बेंजीन में। तो इसके कंपैरिजन में इसमें साइक्लोहेक्सेन में 12 हाइड्रोजन है और यहां पर कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो काफी कम हाइड्रोजन है, 3 मोल्स हाइड्रोजन के कम है, 6 हाइड्रोजन कम है, तो काफी ज्यादा अनसैचुरेशन है, साइक्लोहेक्साट्राईन भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल है, ये बिहेव जो करता है वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरफ करता, बिहेव्स लाइक सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह बिहेव करते हैं। देखने में अनसैचुरेटेड है लेकिन व्यवहार कैसा है इनका, संतृप्त यौगिक के समान है। तो संतृप्त यौगिक में सरलता से ऑक्सीडेशन नहीं होता, रिडक्शन नहीं होता, एसिड बेस के प्रति रेजिस्टेंस रखते हैं, आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। इनकी हाइड्रोजिनेशन जो एनर्जी होती है, हाइड्रोजिनेशन एनर्जी जो है, हाइड्रोजिनेशन एनर्जी वो काफी कम होती है, हाइड्रोजिनेशन एनर्जी लो है और रेजोनेंस एनर्जी हाई है। एनर्जी हाई है, हाइड्रोजनेशन एनर्जी लो है, काफी कम। हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे आप देखेंगे एथिलीन है और इसमें हाइड्रोजन अगर ऐड किया जाएगा तो ये क्या बना लेता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलेंगे आप, इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। और यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन एनर्जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन एनर्जी यहां पे काफी, बेंजीन के केस में या उसके डेरिवेटिव्स के केस में आसानी से एडिशन रिएक्शन नहीं होती, तो हाइड्रोजनेशन एनर्जी काफी लो मिलती है। और ये स्टेबिलिटी के पीछे कारण क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतने ही अधिक क्या होती है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो रेजोनेंस एनर्जी काफी हाई है इनकी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हुकेल का रूल है, ये इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हुकेल का नियम इसको कहते हैं।
तो ऐसे कंपाउंड्स में जो इनके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से हुकेल के रूल का पालन करते हैं। तो ये सभी हैं एरोमेटिक लक्षण। ये जो लक्षण जिन यौगिकों में पाए जाते हैं वही यौगिक कहलाते हैं एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स। हुकेल के रूल को हम लोग अलग से भी देख लेते हैं, जिसके आधार पर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हुकेल का रूल क्या कहता है? हुकेल का रूल है साइक्लिक, प्लेनर और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिन कंपाउंड्स में होंगे वही कहलाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो n = 0, n का वैल्यू हमेशा ही क्या होगा? पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। तो n = 0, 1, 2, 3। n = 0 रखेंगे तो 4n+2 में n = 0 रखेंगे तो 4 × 0+2 मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन जहां पे होंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएगा। n = 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। n = 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। n = 3 रखेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर n = 1, n = 2, n = 3। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 2, 6, 10, 14, 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स को ही एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। तो इस रूल का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सबसे पहले 0 वाला देखें तो ये स्ट्रक्चर में ये 3 कार्बन एटम्स हैं और 1 डबल बॉन्ड है, मतलब एक डबल बॉन्ड, मतलब ये क्या हो गया? इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ कार्बोकेटायन है तो प्रोपिनिल केटायन। प्रोप 3 कार्बन एटम प्रोप हो गया, डबल बॉन्ड है तो प्रोपिनिल केटायन, साइक्लोप्रोपिनिल केटायन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट यहाँ पर sp2 है। यहाँ पे देखेंगे आप बेंजीन का देखते हैं तो बेंजीन के केस में 3 डबल बॉन्ड देख रहे हैं आप तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 डबल बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हुकेल का रूल को फॉलो कर रहा है। 4n+2 के हिसाब से देखें तो n का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि आपको दिख रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4n = क्या हो गया? 6 - 2 हो गया तो n = हो गया 4/4, 1। तो n का वैल्यू कितना मिला? 1। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इसके लिए n का मान 1 मिला। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, कितने एटम्स हो गए टोटल? इसमें 1, 2, 3 साइक्लिक दिख रहा है। अब इसमें देखें डबल बॉन्ड लगा दीजिए अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए। साइक्लोहेप्टाट्राइइन है, साइक्लोहेप्टाट्राइइन। लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। यहाँ कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला जो कार्बन है 7th कार्बन जिसको मैंने नंबर दिया इस स्ट्रक्चर में, ये प्लेनर नहीं है। तो साइक्लोहेप्टाट्राइइन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन इसका जो केटायन होगा साइक्लोहेप्टाट्राइनिल केटायन, एक अगर यहां से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कार्बोकेटायन के रूप में होगा साइक्लोहेप्टाट्राइइन केटायन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऐसा हो जाएगा। ये मैं जो बोल रहा हूं इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां पे आप देख रहे हैं कि अब ये क्या हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और कार्बन सभी के सभी क्या है? इसका जो केटायन है साइक्लोहेप्टाट्राइइन का जो केटायन है वो एरोमेटिक है, क्योंकि वो कैसा हो गया? प्लेनर हो गया। सभी के पास क्या है?
p ऑर्बिटल्स भी होना चाहिए, वो जरूरी है असंकरित p कक्षक। और इनमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि डिलोकलाइजेशन मस्ट है। एक पॉइंट्स उसमें और जोड़ सकते हैं आप कि जो ऑर्बिटल्स होगा, जो पाई ऑर्बिटल्स होगा, वो डिलोकलाइज्ड होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी डिलोकलाइज्ड। पाई इलेक्ट्रॉनों का लगातार विस्थानीकरण होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाला कंपाउंड्स है। अब आगे देखें, यहां पे कुछ एग्जांपल्स और ले रहे हैं। 1 2 3 ये देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस स्ट्रक्चर में? 8 टोटल। 1 2 3 8 कार्बन एटम्स हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4n+2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं कि हुकेल के नियम का पालन करता है कि नहीं करता। n का मान पूर्णांक मिलना चाहिए। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4n इज इक्वल टू 8-2 मतलब 6 हो गया। तो 4n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 6/4, तो 3/2 1.5। पूर्णांक नहीं मिल रहा है, हुकेल का रूल का पालन नहीं कर रहा है। ये जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है, इसके लिए जो n का वैल्यू है वो 1.5 है, फ्रैक्शनल मिल रहा है। तो n का जो वैल्यू है वो हमेशा ही उसका वोल नंबर में होना चाहिए, 0 1 2 3 4 इस टाइप से होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो है एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है, साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर भी है। और लेकिन यहाँ पे जो है 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन की स्थिति में हुकेल के रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए एरोमेटिक नहीं है। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो कि मैंने शुरू में ही कहा कि उनमें एरोमेटिक ऑर्डर नहीं होता, एरोमा ऑर्डर नहीं होता, फिर भी वो एरोमेटिक हैं। और इस तो जैसे यहां पर देखिए ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है ये। यहां पे 2 डबल बॉन्ड देख रहे हैं। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है यहाँ पे। तो यहां पर कितना हो गया? ये 2 2 4 और ये 2 ये इलेक्ट्रॉन भी इस डिलोकलाइजेशन में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हुकेल के रूल को फॉलो करता है। लेकिन ये कैसा यौगिक है? इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी एरोमेटिक होते हैं, चूंकि वो हुकेल के रूल को फॉलो करते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, और वो उनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर देखेंगे आप ये बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर वाला है, लेकिन यहां पे कार्बन का रिप्लेसमेंट नाइट्रोजन के द्वारा हुआ है। यहां पे नाइट्रोजन है इस स्ट्रक्चर का पार्ट में, कार्बन की जगह क्या आ गया? नाइट्रोजन। साइक्लिक है, प्लेनर है, और यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन बेंजीन जैसा नहीं है, ये कैसा है? यहाँ पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन है। तो ये भी एरोमेटिक है, बिकॉज ये हुकेल के रूल को फॉलो करता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे कुछ हम लोग और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे।